अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की, जहां अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 110 मुल्कों को जमहूरियत के बारे वर्चुअल समिट में शिरकत की दावत दी है, जबकि चीन और तुर्की को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। दिसंबर में ये समिट होने जा रही है, जिसमें शामिल ममालिक की फहरिस्त स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत और इराक का नाम शामिल है, लेकिन चीन और तुर्की के नाम शामिल नहीं किए गए। रिपोर्ट बताती है कि वर्चुअल समिट में मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी दावत नहीं दी गई है। 9 और 10 दिसंबर को होने वाले समिट में शिरकत के लिए मशरिक़ वस्ता से सिर्फ इराक और इसराइल को दावत दी गई है। बर-ए-आज़म अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और नाइजर इस फहरिस्त में शामिल ममालिक में शामिल हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक वर्चुअल समिट में 3 अहम मौज़ूआत में दिफा, करप्शन का खात्मा और इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग देना सरे फहरिस्त है। अब जब इतनी अहम एक वर्चुअल समिट होने जा रही है, तो इसमें चीन को क्यों नज़रअंदाज किया गया है, तुर्की को क्यों नज़रअंदाज किया गया है, मुत्तहिदा अरब अमारात को क्यों नहीं बुलाया गया है? बड़े सारे सवालात इस फहरिस्त के सामने आने के बाद खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालात का जवाब जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान जिलानी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान साहब से कोशिश करते हैं जी हम राब्ता कर सकें। कामरान जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें बताएंगे कि ये जो समिट होने जा रहा है, पहले तो इसकी अहमियत क्या है, ये जो चीज़ें इसमें डिस्कस होने जा रही हैं, दिफा है, करप्शन का ख़ात्मा है, इंसानी हुकूक का एहतराम है। ये तो अभी बहुत सारी जगहों पर कहीं पर भी इंसानी हुकूक का एहतराम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका पर इंसानी हुकूक को लेकर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन अब ये एक फहरिस्त जो है ये जारी कर दी गई है जिस पर तनकीद हो रही है। क्यों हो रही है और इस तनकीद के बाद क्या ये फहरिस्त तब्दील की जा सकती है? ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं कामरान जिलानी साहब से पूछ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सीनियर सहाफ़ी हैं, ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान जिलानी साहब। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, ज़रा ये जो तज़ाद हमें दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप थोड़ा वाज़े कर सकें कि एक जानिब अमरीकी सदर जो हैं वो चीन के जो अपने हम मनसब हैं उनसे वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और दूसरी तरफ जब अमरीकी सरबराही में एक इतना बड़ा समिट होने जा रहा है उसमें उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। देखिए, ये इसको समझने की कोशिश करें कि ये थोड़ा सा टेक्निकी मसला है। बेशक जो फहरिस्त तैयार की गई है ममालिक की, उसमें अमेरिका की पसंद नापसंद मफादात का एक अंसर जरूर मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक़िद हो रही है। स्टेट डिपार्टमेंट उन ममालिक को मदऊ नहीं करता जहाँ मतलुक़ुल अन्नान हुकूमतें हैं। अब मिसाल के तौर पर दुबई, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, जहाँ फंक्शनल जमहूरियत नहीं है। अब जैसे आप कहें पाकिस्तान और भारत में एक फंक्शनल जमहूरियत है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के बेसिकली ज़ाहिर है आपको भी मालूम है कि 3 इशूज हैं, यानी करप्शन के खिलाफ जंग है। तो अब पाकिस्तान और भारत में करप्शन बहुत है, लेकिन फंक्शनल जमहूरियत है, इसलिए दोनों मुल्कों को मदऊ किया गया है। अब जहाँ पर मतलब अन्नान हुकूमतें हैं, जहाँ बादशाहत है और इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर नहीं है, जैसे सऊदी अरब में खशोगी साहब का मामला हुआ था, उस पर तनाज़ा अभी तक मौजूद है, इसलिए इन ममालिक को मदऊ नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी तरफ आप एक मिसाल ये भी दे सकते हैं ना कि जैसे ब्राज़ील है, अब वो सदर ट्रंप के हामी रहे हैं और वो जो बाइडन के मुखालिफ है उनके सदर, लेकिन उन्हें मदऊ किया गया है। लेकिन चीन को नहीं मदऊ किया गया कि वहाँ मतलुक़ अन्नान हुकूमत, मतलब ये अमेरिका समझता है कि वहाँ एक मतलुक़ अन्नान हुकूमत है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है कि पहला करप्शन, दूसरा जो अगर ये कर लिया जाए कि जहाँ जमहूरियत नहीं है उन ममालिक को जमहूरियत की अहमियत समझाने के लिए अगर इसमें मदऊ कर लिया जाता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो कायल हो जाते, वो इस बात को समझ लेते कि जमहूरियत की इंपॉर्टेंस क्या है, जमहूरियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है? नहीं, अगर आप इसमें ये बोलेंगे कि वो समझ जाते आके, ये तो जाहिर सी बात है, आपको एक तो बात चीज पता ही है कि चीन के साथ जो मामलात हैं ना वो बड़े टेढ़े हैं।
کیونکہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، امریکہ اس بات کا ادراک کرتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو مزہ نہیں کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ذاتی پسند ناپسند مفادات کا تعلق تو ہے، لیکن اس میں جو 3 ایشوز آپ نے رکھے ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے بیسیکلی، اسی ٹھیک وجہ ہے. سے ممالک کی فہرست میں تیار کی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب یہ فہرست مرتب کی جاتی ہے، تو یہ جو تائیوان کو اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، اس سے پھر ہم یہ سمجھیں کہ چائنا کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے امریکہ، اس سے مقصود ہے یا نہیں؟ یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیں چائنا اور تائیوان کے اختلافات ہیں، اور دوسری چیز کہ تائیوان کو جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس کے لیے امریکی سرپرستی حاصل ہے۔ اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی جو بائیڈن اور چائنا کی صدر کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے وارن بھی کیا تھا امریکہ کو، چائنا کے صدر نے، کہ جو آپ کو حمایت کر رہے ہیں تائیوان کی، تو در حقیقت یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ تائیوان کو مدعو کرتے ہیں تو چائنا وہ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تائیوان ان کا حلیف ہے، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی مسئلہ جو سامنے رکھا گیا ہے فہرست میں وہ یہی ہے کہ چائنا میں ایک متروک العنان حکومت ہے، اس وجہ سے انہوں نے ایک جواز بنایا۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں حکومت متروک العنان ہے، یا یہ اپنی ان کی پرائرٹیز ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، نیٹو ممبرز ہیں ہنگری اور ترکی، یہی وجوہات ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں ان کو نہ بلانے کی؟ اور پھر ذرا یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ پولینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں تو انسانی حقوق کا بڑا ہی خراب ریکارڈ موجود ہے، تو ایسے ممالک کو بلایا جا سکتا ہے اس طرح کے سمٹ کے اندر؟ اور دیکھیے اس حوالے سے نا میں بھی مطلب تھوڑا سا وہ تھا جب یہ بات ہوئی تھی، میں نے آفیشیل سورسز سے اس پہ بات کی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں کی، تو انہوں نے مجھے ایک نئی چیز بتائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولینڈ کے اندر ظاہر اختلافات ہیں اور سب کچھ ہے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جو بھی ہے، قطع نظر کہ امریکہ سے پولینڈ کے تعلقات خراب ہیں، لیکن وہاں پہ ایل جی بی ٹی جو ہے نا، لے گیسبین اور بائیو سیکچوئل ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں پولینڈ نے کچھ ضمانتیں دی ہیں امریکہ کو، اس وجہ سے اسے بلایا گیا۔ اب آپ نے ذکر کیا ہنگری کا، ہنگری نے اس حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی، لیکن ظاہر ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امریکی مفادات ہیں ہر جگہ، اور بیسیکلی تو یہ بائیڈن صاحب کا ایک ایجنڈا اور منشور تھا کہ وہ صدر بننے کا جمہوریت پر پہلی کانفرنس کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ پولینڈ نے بیسیکلی جو ہے وہ ایل جی بی ٹی کے معاملے میں کچھ ضمانتیں دی ہیں، اس وجہ سے اسے مدعو کیا ہے۔ ہنگری نے اس حوالے سے کوئی ضمانتیں نہیں دی، اس وجہ سے اسے مدعو نہیں کیا۔ اب آپ نے ذکر کیا ترکی کا، ترکی میں بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مقبول نان حکومت تصور کرتے ہیں امریکی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مدعو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے. یہ فہرست کیوں مرتب کی گئی، کن بنیادوں پر مرتب کی گئی، کیا وجوہات تھیں، یہ سارا تو آپ نے کلیئر کر دیا کامران جیلانی صاحب. اب آ جاتے ہیں اس سمٹ کی طرف. اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ نام نہاد بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے دوست ملکوں کو حمایت کا پیغام دینا چاہ رہا ہے، یا نہیں ریزنز واقعی یہ ہیں، دفاع پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، بڑھتی ہوئی کرپشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، جمہوریت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ عام تاثر جو ہمارے یہاں پاکستان، انڈیا سمیت دیگر ممالک میں امریکہ شاید کہ اپنی بالادستی کھو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کی بالادستی کمزور ضرور ہوئی ہے، وہ جو ایک عالمی لیڈر کی اس کی پوزیشن تھی وہ بھی ٹرمپ صاحب کی پالیسی کی وجہ سے جو ہے سفارتی محاذ سے امریکہ تنہا ہو رہا تھا، لیکن جہاں تک اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی عالمی بالادستی کمزور پڑ رہی تھی، امریکہ بلا شبہ اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ لے لیں کہ امریکہ کو بہرحال چین کی بڑھتی ہوئی عالمی بالادستی سے خطرہ ہے، اور تائیوان اور ہانگ کانگ کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے، تو اب بالکل. مطلب یہاں پہ ماہرین بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں، اور شاید امریکہ کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ اب وہ ایک نئی سر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف چین بھی امریکہ کا جو جیو پولیٹیکل ہولڈ ہے اس کو توڑنے کے لیے کوشش ہے، وہ کاؤنٹر اٹیک تو کرے گا یا کاؤنٹر اسٹیپ تو لے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ چائنا کا آپ کو پتا ہے تائیوان ہے، اس کو وہ خبردار بھی کر چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے درپردہ مقاصد جو مجھے نظر آئے یا جو میری بات ہوئی ہے یہاں پہ لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو وہ پیسیفک ریجن میں اپنے نئے الائنس کے لیے پہنچا ہے، تو اس کے لیے وہ دنیا میں اپنی جو عالمی بالادستی ہے جو کمزور پڑ گئی تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اسٹیپ لے گا، جیسے ڈیموکریٹک کانفرنس ہو رہی ہے اور دیگر بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کو سب سے زیادہ تشویش ہے تو کہ یہ جو انفیئر اکنامک اور کہہ لیں آپ ٹریڈ پالیسیز ہے چائنا کی، اس پہ بڑی تشویش ہے، اس کو توڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نئے الائنس کی ضرورت ہے، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے اسے اس طرح کے اسٹیپ لینے ہوں گے۔ ہاں.
ठीक है जी, नए इत्तेहाद की ज़रूरत है, हिमायत का पैगाम देना है, अपने आप को मजबूत करना है, चाइना की बर्तरी किसी न किसी तरह से ख़त्म करनी है। इस समिट के पीछे इसका जो मकसद है ये भी हो सकता है। दीगर अच्छा, चीज़ों भी मैं आपने जी कामरान। इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये इत्तला भी हो सकती है, खबर भी हो सकती है कि पाकिस्तान से भी जाहिर है कि तनाव की कैफियत तो है बरकरार, लेकिन अभी कुछ 15 दिन और एक महीना पहले ताल्लुकात में कुछ तनाव में कमी आई है। ये एक इशारा है वाज़ा अमेरिका की तरफ से, जो पाकिस्तान को मदऊ किया गया है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है, करना चाहता है, इसी वजह से उससे मदऊ किया गया। और वो ज़ाहिर है अलायंस भी पुराना एलाई है पाकिस्तान का। और मेरी जो इत्तला है कि शायद सदर ट्रंप की किसी वक्त भी इमरान खान को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि जी फ़ोन भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को मदऊ किया गया है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कामरान साहब कि जब ये ममालिक यहाँ पर बैठ रहे होते हैं या जब इस तरह की डिस्कशन कोई होती है, सभी को मालूम है कि तरक्की पजीर ममालिक के अंदर करप्शन की वजूहात क्या होती हैं। सभी को मालूम है कि हर मुल्क अपना दिफा जो है वो मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों में ये जो डिस्कस होने चाह रही हैं, बड़े ममालिक की तरफ से ताकतवर ममालिक की जानिब से कमज़ोर ममालिक को दबाने की कोशिश की जाती है? यही तो वजह है कि वहाँ पर करप्शन बढ़ने लग जाती है। यही तो वजह है कि अपना जो दिफा है उसको मजबूत से मजबूत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कोई एक मुल्क जो है इस तरह का तजुर्बा कर लेता है अपनी ताकत को, पावर को बढ़ाने के लिए, तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, उस पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। ये चीज़ें डिस्कस होंगी इस समिट के अंदर? हाँ, ज़ाहिर है, देखिए हर मुल्क अपना मौक़िफ़ तो वहाँ पेश करेगा। अब जिसमें अमेरिका के सामने खड़े होने की ताकत होगी वो अपना मौक़िफ़ बयान कर देगा। अगर तो ज़ाहिर है कि टर्की को नहीं बुलाया गया, अगर टर्की को बुलाते तो वो अपना मौक़िफ़ वाज़ा करता। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, इंडिया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, लेकिन ये बात तो तय है, ज़ाहिर है कि अमेरिका अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए दबाता है। और फिर वहाँ पे करप्ट हुक्मरानों को भी सपोर्ट किया जाता है, या इवन डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट किया जाता है, और करप्शन बढ़ती है। लेकिन बात ये है कि जिस मुल्क में करप्शन है, वहाँ के हुक्मरानों को, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया, उन्हें खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा ना कि करप्शन तो वो नासूर है जिससे उनको अपने खुद को नुकसान पहुँच रहा है। इसमें अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा आपके फंड रुकवा देगा। आईएमएफ से जो भी मामला मसला फँसा हुआ है, ज़ाहिर है अमेरिका है उसमें जो भी है मुलव्विस, जो नहीं हो रहा मुआहिदा अभी तक, लेकिन अब हो जाएगा मेरा ख्याल है मुआहिदा ये आईएमएफ के साथ इनका जल्दी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो आपको खुद सोचना होगा। अब आप पाकिस्तान में खुद रहते हैं, अगर आवाम करप्शन सही। कर रही है तो उसके लिए लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, तो उसको रोका जा सकता है। हुकूमत अगर करप्ट है तो उसके ठीक लिए है जी, फिर ये आवाम पे इसको डिपेंड मजीद करता है। मजबूत किस तरह से बनाया जा सकता है, करप्शन को रोका कैसे जा सकता है, ममालिक अपना दिफा किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, और इस दिफा को मजबूत बनाने के साथ साथ जो अपने अवाम की फलाह है उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, वी होप के तमाम चीज़ें जो हैं वो इस समिट में डिस्कस हो रही होंगी। बहरहाल ह्यूस्टन से आप हमारे साथ मौजूद थे कामरान जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका ही से हमें एक अगली स्टोरी भी शामिल करनी है। बताना हमें आपको यह है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनमें कमी लाने के लिए ताकतवर मुल्कों की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम से अभी हमें आपको आगाह करना है इस प्रोग्राम के अंदर। बताना हमें आपको यह है कि अमेरिका ने चीन, जापान, बरतानिया, जनूबी कोरिया के साथ मिलकर रवां साल तेल की कीमतों में इजाफे के बायस इजाफी तेल मार्केट में लाने का फैसला किया है। सदर जो बाइडन ने अपने महफूज तेल के ज़ख़ीरे से 5 करोड़ बैरल तेल मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया है। इस इकदाम का मकसद जो है वो ईंधन की कीमतों में कमी लाना और बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करना है। आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि अमेरिका में इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की औसत जो कीमत है वो एक साल पहले के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। हुकूमत आइंदा माह दिसंबर के आखिर तक ये तेल मार्केट में लेकर आ जाएगी। चीन, जापान समेत दीगर मुल्कों ने तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए ओपेक पर 2 दिसंबर की मीटिंग में दबाव डालने का फैसला किया है। अपने अपने तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं, कोशिशें ये की जा रही हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको नीचे लाया जा सके, और इसके लिए एक बड़ा फ़ैसला किया गया है जी। अमेरिका की जानिब से फ़ैसला ये हुआ है कि एक बहुत बड़ी मिकदार में जो तेल है उसको मार्केट के अंदर लाया जाएगा महफूज ज़ख़ीरे में से, और ये 5 करोड़ बैरल बताया जाता है ये जो तेल मार्केट में लाया जाएगा। अमेरिका का मानना ये है, और डेफिनेटली ऐसा होगा भी, कि ईंधन की कीमतों में कमी हो जाएगी। बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनका किसी न किसी तौर पर थोड़े अरसे के लिए सही लेकिन मुकाबला किया जा सकेगा। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताई, सिचुएशन भी हम आपको नॉर्थ अमेरिका ही की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है जो पहले थी, अब अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो वो एक साल के मुकाबले में, पिछले एक साल में जो कीमत थी उसके मुकाबले में भी 50% हमें ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छा, अब ये जो फ़ैसला किया गया है, जिसका ऐलान हुआ है, ये पेट्रोल कब तक आ जाएगा मार्केट के अंदर, ये कहा गया है कि जो महफूज तेल है, ये तेल जो है ये मार्केट के अंदर
माह दिसंबर के आखिर तक आएगा, यानी अभी हम ये समझ लें कि तकरीबन 30-35 डेज़ इसमें लग सकते हैं। क्या असर उसका पड़ने वाला है अमेरिका की मईशत पर, क्या असर पड़ने वाला है पेट्रोल की कीमतों पर, तेल की कीमतों पर, क्या असर पड़ने वाला है यहाँ के अवाम पर, इस सब पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। कोशिश करेंगे हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हों जो अपनी राय जो है वो शेयर कर सकें। अच्छा, तेल की बढ़ती हुई कीमतों से सिर्फ अमेरिका परेशान नहीं है। अगर हम ये सोचें कि एक सुपर पावर जो परेशान हो गई है और उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है, तो हमें उन ममालिक के बारे में भी बात करनी चाहिए जो तरक्की पजीर हैं, जिन पर तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ता है और उसके बाद उसके अवाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मुतासर कैसे होते हैं जी? तेल की कीमतें जब भी कहीं पर बढ़ती हैं तो आप सभी जानते हैं कि उस मुल्क के अंदर तकरीबन हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने के लिए ताकतवर मुल्क क्या क्या फ़ैसले कर रहे हैं, उसी में से एक फ़ैसला अमेरिका ने जो किया उससे हम आपको आगाह करते हैं। इस पर हम मज़ीद बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में बढ़ना है जी आगे। बात हमें अमेरिका ही के हवाले से करनी है। खबर यह है कि आइंदा हफ्ते अफगान तालिबान से मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। अफगान तालिबान से बातचीत जो है वो अगले हफ्ते कतर में शुरू होगी। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है, एक ऐसे वक्त में जब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, हमारी चीज़ें समझी नहीं जा रही हैं, हमारी डिमांड्स तस्लीम नहीं की जा रही हैं। हम वो सब करने को तैयार हैं जो हमने दोहा मुआहदे के अंदर वादा किया है, लेकिन हमसे बात तो की जाए, हमारे फंड्स तो जो फ्रीज़ किए गए हैं उनको तो बहाल किया जाए। अब उम्मीद ये जाग उठी है कि अफगान तालिबान से जब बातचीत होगी अमेरिका की अगले हफ्ते, तो कतर के अंदर कुछ ना कुछ मामलात किसी न किसी हद तक तय हो जाएंगे। एक उम्मीद जो है वो जागी है। आपको ये भी बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंसानी बहरान समेत दीगर मसाइल पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बात होगी। अमरीकी दफ्तर खारिजा के मुताबिक नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान जो हैं टॉम वेस्ट अमरीकी वक्त की सरबराही करेंगे। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का बताना यह भी है कि टॉम वेस्ट ने 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान में अफगान तालिबान के वक्त से मुलाकात भी की थी। हम आपको ये भी बता दें नाजरीन कि रवा माह 12 नवंबर को कतर और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कतर के सपोर्ट कर दी गई है। काबुल में कतरी सिफारत खाने के अंदर अमेरिकी मफादात का सेक्शन कायम किया जाएगा। कतर और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद 31 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। कतर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो ये जिम्मेदारी निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा। इन मुज़ाकरात में क्या होने वाला है, अफगान तालिबान हुकूमत के मसाइल कम होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं जी कामरान बुखारी साहब से। माहिर हैं कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी उमूर के, हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो में। कामरान साहब, तालिबान की जब बात होती है तो उनको ताकत तस्लीम करने के, उनकी ताकत को, उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से उनके बड़े सारे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी जो पेशरफ्त है वो हुई है, कहा यह जा रहा था अमेरिका को इन्वॉल्व होना चाहिए, अमेरिका को इंटरेस्ट शो करना चाहिए, जो अमेरिका बहुत अरसे से नहीं कर रहा था। गो के इससे पहले रूस ने, चाइना ने ऐसी एफर्ट की थी, लेकिन अब बराह रास्त जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो आपको लगता है कि कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी चीज़ सामने आ सकती है तालिबान के लिए, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के लिए? सर देखिए, इसमें पहले भी मुलाकातें हुई हैं। डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस विलियम बर्न्स जो हैं वो मुल्ला बरादर से मिले थे जाके। इसी तरीके से जो सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं कतर में जाके। तो मैं समझता हूँ मुलाकातें तो हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और बैक चैनल्स को भूलना नहीं चाहिए। ये एक मैकेनिज्म तैयार हुआ है, एक बाज़ाब्ता मैकेनिज्म, जिसको फॉर्मल मैकेनिज्म कहते हैं, तालिबान और अमेरिका की कम्युनिकेशंस का, और वो बरास्ता कतर होगा। और वो इस वजह से है कि अभी बराह रास्त कोई भी जो है वो दो तरफा ताल्लुकात और तालिबान की रियासत को तस्लीम करने के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है। और वो मैं समझता हूँ कि उसमें वक्त लगेगा, और वो डिपेंड करेगा कि तालिबान का बिहेवियर क्या है। वो अपना क्योंकि अमेरिका जो है वो तालिबान की हुकूमत को जूं का तूं तो तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के अंदर अवाम की भी कुछ डिमांड्स हैं कि भाई अगर ये खवातीन के हकूक की जो है पामाली करेंगे, इंसानी हकूक को जो ना अपना रद्द करने की कोशिश करेंगे, और जो अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो पॉलिसीज हैं होगी, जो मौजूदा है या मुस्तकबिल में आने वाली, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम ये समझें कामरान, जो अभी आपने चीज़ें कही हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं, इन तमाम पर बात होगी। दीगर यानी डू मोर ही का कहा जाएगा, तालिबान अमेरिका से अपनी कोई शराइत मनवा दें, भाई उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे जिस तरह से वो चाह रहे हैं।
तालिबान जो है वो एक तो उनके बारे में एक बहुत मनफी राय पाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखसूस अमेरिका के अंदर, और तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहाँ तक वो किस हद तक वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, देखिए उनको उनके पास कार्ड्स जो है वो इतने नहीं हैं, वो लेवरेज इतनी नहीं है, और उसकी वजह जो है वो सिंपल है, और वो ये है कि उनको बाहर की दुनिया से जो इमदाद है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी अमेरिका को तालिबान की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी तालिबान को अमेरिका की ज़रूरत है। तो अमेरिका के पास लेवरेज ज़्यादा है, तो जाहिर है फिर जो है डिपेंड करेगा कि तालिबान क्या कर सकते हैं। तालिबान भी जो है वो जाहिर है कंस्ट्रेंड है, वो अगर वो बहुत ज़्यादा ताउन करते हुए नजर आए तो उनके अंदर इंतशार पैदा होने का बहुत बड़ा खदशा है, और लोग जो है उनको छोड़ के दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि जब आप 20 साल जो है अपने जो सपोर्ट नेटवर्क है, जो आपका सपोर्ट बेस है, वो इंतहा पसंदी पे मबनी हो, और फिर अचानक आप जो है वो इंतहा पसंदी के जो अफकार हैं उनको छोड़ के तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और प्रैग्मेटिक जो है बिहेवियर की तरफ आए, तो बहुत बड़ा खदशा होता है कि आपकी तहरीक जो है उस से लोग मुतनफ़िर हो जाएं, आपके लोग आपको छोड़ना शुरू कर दें, इंतशार आ जाएगा। तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत लिमिटेशंस हैं तालिबान के ऊपर। जैसे मैंने अमेरिका की लिमिटेशंस का जिक्र किया, तालिबान की भी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं ना अफ़गानिस्तान से इस तरह से निकलने के बाद, हज़ीमत उठाने के बाद, उसका इतराफ़ करने के बाद कि जी पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि इस तरह से शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा अफ़गानिस्तान के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के सुपर पावर के टाइटल को भी शदीद ख़तरात है ना कामरान साहब। ऐसे में मुज़ाकरात से अगर कोई नतीजा निकल भी आता है तो यूरोपीय इत्तेहादियों को कायल कर पाएगा अमेरिका उस नतीजे के ऊपर? जी, मैं नहीं समझता कि अमेरिका के जो है सुपर पावर स्टेटस को कोई खतरा है। ये तो सिर्फ बयानबाजी होती है, बातें होती हैं। हाँ, अमेरिका को शिकस्त जरूर हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में क्या अमेरिका की जो कुव्वत है वो खत्म हो गई है? ये अमेरिका का असर रसूख खत्म हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का असर रसूख अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहने से या वहाँ की जंग जीतने से उसका ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि वियतनाम की जंग अमेरिका हार गया था, लेकिन अमेरिका का जो असर रसूख है वो बड़ा है। और जहाँ तक यूरोपीय ममालिक हैं वो भी अमेरिका के साथ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बजाय इसके कि वो रूस या चीन या किसी और एक्टर के साथ अपने आप को इल्हाक करें। तो मैं नहीं समझता कि उसके वहाँ पे अमेरिका को कोई खास खदशात हैं। इशू ये नहीं है कि यूरोप साथ देगा या नहीं देगा। इशू ये है कि क्या मगरिब के पास अब आगे चल के पॉलिसी क्या होगी, ये इशू है। और आई थिंक कि इसके ऊपर काम होना अभी बाकी है। और ये जो कतर के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो मुआहदा है, और कतर को जरिया बनाया जा रहा है तालिबान और अफगानिस्तान के हालात को मैनेज करने का, ये उसकी तरफ पेशकदमी है, ये पहला स्टेप है उसकी तरफ। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि इब्तदाई इकदाम लिए जा रहे हैं, और आगे चल के मजीद हमें जो है वो इस तस्वीर की जो है वो जो फुल पिक्चर है वो नजर आएगी कि क्या प्लानिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इस वक्त अमेरिका को खुद और मगरबी जो एलाइज है उनको खुद नहीं पता कि पूरी तरीके से उनका क्या पॉलिसी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी। बिल्कुल, मैं इसी पर बात करना चाह रही थी कामरान साहब कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि अमेरिका उनसे जो मुतालिबात कर रहा है वो कहेगा कि आप पहले ये चीज़ें करें, उसके बाद हम आपको हेल्प आउट करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आपको हम सपोर्ट कर रहे होंगे। तालिबान का ये कहना है कि जी जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उन पर अमल दरामदी नहीं कर सकते। अब ये मामला जाएगा किस तरफ इन मुज़ाकरात के अंदर भी? जब दोनों पार्टीज़ आमने सामने बैठी होंगी तो वो कहेंगे नहीं, आप हमें पहले जी हमारे जो फंड्स हैं जो आपने फ्रीज़ किए हुए हैं आप उनको बहाल करें, फिर हम कुछ कर पाएंगे। ये कहेंगे नहीं जी, शर्त यह है कि पहले आप कुछ करें तो हम करेंगे। इसका खमियाजा जो है ना वो कामरान साहब आप तो बड़ी बेहतर अंदाज में जानते हैं, आपकी बड़ी गहरी निगाह है कि वहाँ के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जो हालात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, बच्चों को लेकर, ख़वातीन को लेकर, जिस तरह से खुली सर्दी में वो खुले आसमान तले पड़े हैं, तो ये तो नुकसान तो सरासर उनका हो रहा है। पर जी, मैं नहीं समझता कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेटजी है अमेरिका की। ये जो अपना एनजीओज हैं, इंटरनेशनल बैन अवी तंजीमें, यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस है, इस तरह के जितने इदारे हैं उनके थ्रू जो है इमदाद आउट की जा रही है। फिर मेरा भी एक मजमून शाया हुआ था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, यहाँ पे, उसमें उज़्बेकिस्तान के ऊपर मैंने लिखा था। उज़्बेकिस्तान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे इमदाद दे रहा है
कपड़ों की सप्लाई हो रही है, मतलब अद्वियात की, खुर्दोनोश की अशिया की, और फिर ये है कि जो तकरीबन 55 से 60% जो बिजली की जो पैदावार है वो उज़्बेकिस्तान करता है, जो जिससे जो है वो जो पावर जनरेशन नीड्स हैं अफगानिस्तान की वो पूरी हो रही हैं। तो जब तक तो अमेरिका था तो उसका बिल जाता था, अब वो बिल नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो फ्रोजन है एसेट्स, लेकिन उज़्बेकिस्तान अभी भी इमदाद कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को खुद से बराह रास्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू अफगानिस्तान की आवाम तक जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खतरा है उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बरूए कार लाए जा रहे हैं। मसला ये है कि अगर आप तालिबान को उनके पैसे दे देते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है, फिर लेवरेज खत्म हो जाती है ना आपकी, फिर कोई गारंटी। अभी देखें कितनी जो है खबरें आ रही हैं कि तालिबान अपनी जो रियासत की फौज है उसकी तश्कील कर रहा है और इंटेलिजेंस इदारा बनाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान को जब ये पैसा मिलेगा वो ये पैसा कितना अवाम पे लगाएंगे और कितना ज्यादा अपनी तहरीक को हुकूमत में जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो कि आसानी से हल नहीं होने वाला, और आमने सामने जब बैठेंगे तो मैं समझता हूँ ये बात जो है अपना तेरे गुफ्तगू होगी कि भाई अगर हम आपको पैसा दे देते हैं तो क्या आप हमें गारंटी दे सकते हैं कि ये जिस जगह लगना चाहिए, आवाम की खुशहाली के लिए लगना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, इस बात की गारंटी मांगी जाएगी और फिर देखना यह है कि अफ़गान तालिबान इसका क्या जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी कि कामरान बुखारी साहब, अब ये जो होने जा रहे हैं मुज़ाकरात दोनों के अंदर, अमेरिका है, तालिबान है, इन मुज़ाकरात पर आप थोड़ा सा तज्ज़िया अपना शेयर कीजिए पाक अमेरिका और पाक अफ़गान ताल्लुकात को लेकर भी प्लीज़। जी देखें, पाक अमेरिका ताल्लुकात तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हैं, जो मतलब ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, मतलब वही हैं जो एक जिसे कहते हैं टेंस रिलेशनशिप चला आ रहा है कम से कम 2011 से। तो कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी बेहतर हो जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। तो वो सिलसिला तो मैं नहीं समझता कि खत्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के होंगे वो अफगानिस्तान के हवाले से होंगे कि भाई अब आप जो है, अब तो हमारी फौज निकल गई है और अब तालिबान हुकूमत में आ गए हैं और आपका उनके साथ सबसे ज्यादा असर रसूख है, तो आप अपना असर रसूख यूज करके तो उनसे वो उनके बिहेवियर को शेप करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ, जो अपनी गुफ्त शनीद है, उसमें किस हद तक अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बाइडेन इंतजामिया के लोग हैं, उनको कन्विंस कर सकेंगे कि भाई देखें हम उनको तभी तालिबान की हुकूमत के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं कि जब आप हमारा साथ देंगे। तो लगभग जो है मैं समझता हूँ जो वैसा तो नहीं है, तालिबान तो जाहिर है, मतलब तालिबान और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लॉजिक वही है कि अमेरिका जो है कहेगा कि अच्छा अगर आपके साथ हम करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि भाई ये तालिबान जो हैं वो अगर आपके थ्रू हम उनका बिहेवियर शेप करने की कोशिश करें तो वो ऐसा होगा। तो वो भी चाहेंगे कि जो है कुछ एविडेंस हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो। तो आई थिंक इसके ऊपर बातचीत होना बहुत जरूरी है, संजीदा लेवल की गुफ्तगू होना जरूरी है, जो कि हमारे वजीर खारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब हैं, तो इनके लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये उनका काम है और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनका काम है। तो आई थिंक कि ये सिलसिला अभी इसको हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ऑफिशियल किस तरीके से इसके ऊपर संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि तालिबान और अमेरिका की तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत जो है वो भी बहुत अहम है, बड़ी अहम है। और अभी ये जो सर्द महरी पाई जाती है, ये कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी रहेगी, लेकिन चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं अगर संजीदगी से इनके ऊपर काम किया जाए। बहरहाल कामरान बुखारी साहब, आप माहिर हैं कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी उमूर को लेकर, अपना तज्ज़िया आप शेयर कर रहे थे, अफगानिस्तान को लेकर हमारे शो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब आपके वक्त के लिए।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जी कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान आइंदा हफ्ते से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये वो मुज़ाकरात हैं जिनका बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। एक और चीज़ जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था वो बिलाखिर हो गई है। वो इंतज़ार ये था कि जी भारत जो है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, वो जो जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाता है, जो डिसइंफो लैब भी पिछले दिनों पकड़ी गई थी, ये भी उसी की एक कड़ी है। ये कब पकड़े जाएंगे, ये कब बेनकाब होंगे मज़ीद, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। आज हमने देखा है कि भारतीय जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो नेटवर्क है वो बेनकाब हुआ है। एक और नेटवर्क बेनकाब हुआ है। इस नेटवर्क में अब तक 80 जाली अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भांडा फोड़ दिया है और रिपोर्ट ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं टीवी पर, जो हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं, ये बताती है कि सिख होने का दावा किया जाता है, तफरका अंगेज़ बयानियों को फ़रोग दिया जाता है, जाली अकाउंट्स बनाए जाते हैं और इन अकाउंट्स के ज़रिए हिंदू नेशनलिज्म और भारतीय हुकूमत की हिमायती बयानियों को फ़रोग दिया जा रहा था। इस नेटवर्क का मकसद जो था वो सिखों की आज़ादी से मुतालिक तासुरात को तब्दील करना था। नाज़रीन, हम आपको याद करा दें कि कुछ रोज़ कबल भारतीय वज़ीर आज़म ने किसानों की एहतजाजी तहरीक जो थी उसके सामने घुटने टेके थे और मुतनाज़ कवानीन वापस ले लिए थे। अच्छा, पाकिस्तान जो है इसमें, उसने तो पहले भारतीय जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए दूसरों को बदनाम करने की जो साजिशों में मसरूफ़ इंतहा पसंद मोदी सरकार है उसको आलमी सतह पर बेनकाब कर रखा है। लेकिन अब बरतानवी नशरियाती इदारे ने ये सारी चीज़ें की हैं और इस तरह से पाकिस्तान ने जो सबूत दिए थे उस पर एक और मोहर जो है वो सख्त हो जाती है। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस खान साहब, यूरोप से सीनियर सहाफ़ी हैं, DW से भी मुंसलिक हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा यूनुस खान, ये जो भारतीय इंतहा पसंद हैं, इनका इतना बड़ा जाली अकाउंट्स का नेटवर्क बेनकाब होता है, इंतहा पसंदों की साजिश पकड़ी जाती है, कोई पहली दफ़ा नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन ये हुक्मरान जमातें जो हैं उनको ऐसे में चुप क्यों लग जाती है? कोई जवाब क्यों नहीं आता है मोदी सरकार की जानिब से, उनके हिमायतियों की जानिब से, ये सब जिन्होंने किया हुआ है उनकी जानिब से? इतनी चुप क्यों, इतनी खामोशी क्यों यूनुस? बिल्कुल, देखें आज BBC ने उनसे रिपोर्ट भी तलब की थी कि इस फेक अकाउंट के हवाले से जिस पर इंडियन हुकूमत बिल्कुल खामोश है। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रही है। यूरोपियन मीडिया में ये पहले भी UN और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इस हवाले से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि फ़ेक इंफॉर्मेशन के ज़रिए मुख्तलिफ ये अपना एजेंडे की तकमील करते रहें। अब जो मौजूदा ये चीज़ें हैं उस हवाले से भी ये तो अब आप 80 अकाउंट्स की डिटेल बता रहे हैं, ये वो अकाउंट है जो पकड़े गए। वो अकाउंट जो अभी तक नहीं पकड़े गए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ये हुकूमती सरपरस्ती और हुकूमती इदारों की जानिब से होती है, इस वजह से इनकी तरफ से खामोशी होती है और वो इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि आपने भी फरमाया कि 80 पकड़े गए हैं और न जाने कितने काम कर रहे होंगे, जो खुद को सिख ज़ाहिर कर रहे होंगे और फिर इसी कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे होंगे। मैं चाहूँगी यूनुस कुछ आप मकासद जो समझ पाए हों, जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, क्या भारत ये चाहता है कि सिख कम्युनिटी को आपस में लड़ाया जाए, उनके अंदर तफरका डाला जाए, फूट डाली जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, खालिस्तान की जो मुहिम है उसको नुकसान पहुँचाया जाए? देखें, अगर आप पिछले कोई साल 2 साल के जो सिख मूवमेंट है इसको आप थोड़ा-सा गौर से जायज़ा लें, तो यूरोप में ख़ासकर कनाडा, अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़ी तहरीक यहाँ से शुरू हुई है। पिछले दिनों लंदन में भी सिख रेफरेंडम हुआ है और 10 दिसंबर को जिनेवा में भी हो रहा है। इस हवाले से जो ज़रई इस्लाहात के हवाले से किसानों ने जो एहतजाज किया था, बहुत बड़ा एहतजाज था। तो सिख कम्युनिटी में एक बेचैनी पाई जाती है और वो अब जो कि सिख आम जो सिख है, जो कि किसान है, जो कि मजदूर है, वो भी इनकी तरफ राग़िब हो रहा है। इस वजह से जो हुकूमतें और इदारे हैं वो बदहवास होके इस तरह के इक़दामात करते हैं और इस तरह की चीज़ें वो कर पाते हैं। अब हम जहाँ पे यूरोप में रह रहे हैं तो यहाँ यूरोप में हम बहुत बड़े-बड़े एहतजाजी मुज़ाहरे देखते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, सिख कम्युनिटी ये इंडियन हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, रेफरेंडम करते हैं और वो खालिस्तान के लिए बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो भारतीय जाली खबरों का नेटवर्क है, जाली सोशल मीडिया नेट्स हैं, पाकिस्तान तो इस पे बहुत पहले से बात कर रहा है ना, आलमी सतह पर बेनकाब भी बहुत बार कर चुका है, सबूत भी बहुत सारे दे चुका है। तो आप समझते हैं कि अभी आज ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कहीं ना कहीं तक़वियत तो मिलती है ना यूनुस? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं।
ये शुरू से यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूएन में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इंडियन के हवाले से बैन की गई थी। वो जो सहाफ़ी बना के यहाँ पे पेश करते रहे, उन पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। और जो हुकूमत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि यहाँ पे फ़ेक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से, उसकी भी मौक़िफ़ की तायीद होती है। लेकिन जहाँ पर भी किसी भी मुल्क में जहाँ पे शख़्सी अमरीयत हो या मज़हबी इंतहा पसंदी की हुकूमत हो, वो वहाँ पर इज़हार राय के हवाले से कदम लगाती है। इस टाइम इंडिया में एक मज़हबी इंतहा पसंद जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार है, और वो इज़हार राय आज़ादी के हवाले से उनका मौक़िफ़ जो है वो सबको मालूम है कि वो इज़हार आज़ादी राय के हवाले से वो नहीं चाहते कि वो उनके बयानी के मुखालिफ कोई बात की जाए। इस हवाले से वो सोशल प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये बेनकाब होते रहते हैं, लेकिन चूँकि दुनिया की ये इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए लोग तो खामोश रहते हैं, लेकिन अब यूरोप में भी इसके हवाले से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अमली तौर पर क्या हो रहा है? जब हम जाली अकाउंट्स की बात करते हैं, खुद अगर आपका नाम देख लें हम, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाएँ, आपके नाम से बहुत सारे जाली फ़ेक अकाउंट्स बने होंगे। मेरे अपने नाम से बहुत सारे फ़ेक अकाउंट्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। चलिए, तरक्की पज़ीर ममालिक को तो बहुत टाइम लग जाता है ना ऐसी चीज़ों को देखने में, समझने में, इनका तदारुक करने में। यूरोप में क्या मसले मसाइल हैं? ये नहीं हो सकता है, चलें इसको एक तजवीज़ के तौर पर ही ले लेते हैं कि अगर किसी शख्स के पास एक अपना आईडी है, चाहे वो पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, उसके ऊपर उसका एक सोशल मीडिया अकाउंट बने, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया जाए। ये तो बड़ा इजी है ना यूनुस, किया क्यों नहीं जाता? सोशल मीडिया चलाने वाले खुद नहीं चाहते हैं इदारे कि ऐसी कोई चीज़ हो यूनुस? देखिए, अभी जो आप देखें पिछले 8, 10 या 15 सालों से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, और अब उस सिलसिले में रोज़-बरोज़ नए कवानीन बनते जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है, और फेक अकाउंट के हवाले से काफ़ी सख्त यहाँ पे यूरोप में आजकल कवानीन हैं। और हम भी यही देख रहे हैं कि फेक अकाउंट और जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं, या इदारे होते हैं, या हुकूमतें होती हैं, जो कि एक एजेंडे की तकमील के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, न सिर्फ वो बंद कर दी जाती है, बल्कि उनकी इंक्वायरी भी की जाती है कि इनके मकासद क्या थे। इस हवाले से ये जो सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स बनाए गए थे, ये फेसबुक के अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी थे, और इनका मकसद ये था कि जो सिख कम्युनिटी का जो एक पुरअमन एहतजाज था, उसको सबूताज किया जाए और उनके हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। तो अब चूँकि सिख कम्युनिटी ने इस हवाले से न सिर्फ स्टैंड लिया था, बल्कि उनमें उन्होंने कंप्लेंट की थी बीटा को, जो कि अब वो एक कंपनी है फेसबुक को चलाने वाली। तो उन्होंने इसके ऊपर फिर जब सारी कार्रवाई की थी, और फिर एक एनजीओ के साथ इन्होंने राब्ता किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट एक बरतानवी नशरियाती इदारे ने नशर की। तो उसके बाद ये अकाउंट जो है ये मुअत्तल हो गए हैं, और यहाँ पे इसके हवाले से हम देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ कोई न कोई कवानीन यूरोप में और दुनिया के दूसरे ममालिक में ये इसके हवाले से बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, कवानीन बनाए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई बेहतरी आ जाएगी, और इस तरह के जो जाली अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो भारत की जानिब से चलाए जा रहे हैं, इस तरह के बड़े नेटवर्क चलाए जा रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है भारत के हवाले से, फ़ेक अकाउंट्स के हवाले से, उसको तक़वियत मिलती है। बहरहाल यूनुस खान, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, यूरोप की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, ख़ास तौर पर ये जो आज इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है उस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है। आज हमें एक बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करनी है, और ये खबर आई है जी बरआज़म एंटार्क्टिका से, जहां हुआ ये है, आप सभी जानते हैं, ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ ये बरआज़म है। यहाँ पहली बार मुसाफिर एयरबस A340 का जो तैयारा है उसने लैंडिंग की है। तारीख में पहली बार हम आपको ये बता रहे हैं कि मुसाफिर इस एयरबस की परवाज़ के ज़रिए एंटार्क्टिका के मुश्किल तरीन बरआज़म पर पहुँचे हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टानों और ग्लेशियर्स में ऐसी परवाज़ें कभी नहीं चली हैं तारीख के अंदर, इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन कंपनी के मुताबिक जो माहिरीन और अमला है उसने इस मुश्किल परवाज़ को दिन रात मेहनत करके पॉसिबल बनाया। इस सफ़र में जहाज़ का अमला था और 23 मुसाफिर शामिल थे। वैसे बड़े जिगरे का काम है इस तरह की फ़्लाइट में हामी भर लेना कि जी ठीक है जी, आप हमें ले जाएँ अंटार्कटिका, जो पहली बार चली है, तजुर्बाती तौर पर चली है, उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी ये भी पता नहीं है, जान बचेगी नहीं बचेगी ये भी पता नहीं है। लेकिन जी सयाह जो कि दीवाने होते हैं सयाहत के, यहाँ पहुँचने के और इस तरह के एडवेंचर्स करने के, उन्होंने ये रिस्क लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका से इस सफ़र का आगाज़ होता है और तकरीबन 5 घंटों की मुसाफत थी
यानी 5 घंटे ये लोग यही सोचते रहे कि भाई उतरेंगे नहीं उतरेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। बड़ा जान जोखों का काम है जो इन लोगों ने किया है। जब ये यहाँ पर पहुँच गए तो फिर उन्होंने यहाँ पर 3 घंटे गुजारे और उसके बाद फिर से परवाज़ में यहाँ से वापस रवाना हुए। नाज़रीन, अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद बर-ए-आज़म है जो रिहाइश के काबिल नहीं है। वहाँ का मौसम और सख्त हालात जो हैं, वहाँ इंसानी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, सयाहत के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला का ये शाहकार भी देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही लोग जी गए हैं आज A340 के अंदर यहाँ पर पहुँचे और ये बड़ी एक कामयाबी इस एयरलाइन की जिससे लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों की बड़ी कामयाबी जो कि डरते डरते ही बैठे होंगे, मे भी ना बैठे हो। रिस्क लेने का भी बड़े लोगों को शौक होता है, एडवेंचर का भी बड़ा शौक होता है। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो नाज़रीन ख़त्म हो रहा है। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।